Hello, very warm welcome friends. Today I am going to discuss about the राम आम एंड गाम। मतलब आज हम लोग समझेंगे राम आम और गाम के बारे में। ये राम आम और गाम क्या होता है? तीन टाइप ऑफ मासेस होती हैं। क्या होती है? तीन तरह का मास होता है। तीन तरह का मास रसायन की दुनिया में ये तीन तरह का मास होता है। यानी कि जो मास हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे उसी मास में से हम देखेंगे कि ये राम निकाल रहे हैं, आम निकाल रहे हैं या गाम निकाल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको जहां जानने की इम्पोर्टेंट है कि देखिए हमारे पास क्या होता है कि मास ऑफ, अगर हम किसकी बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg के बराबर होता है। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो वो होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर। अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो वो होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर। अब देखिए अगर इसी चीज को मैं लिखने जाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं और करके 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसमें भी यही सेम होगा। इन kg में लिख दिया, यूनिट मैंने चेंज किया, इसे मैंने kg में लिखा, इसे मैंने ग्राम में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन, मास की बात हो रही है, चार्ज नहीं। पिछले वीडियो में चार्ज पे खेल रहे थे, अभी मास पे खेल रहे हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ग्राम में बात करें तो, केजी में बात करें तो -27 kg। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का भार सेम होता है। अब देखो हम क्या जानते हैं, हमने कल भी सीखा, अभी मैं बता रहा हूं कि कोई भी एटम है उसका मास जो है वो एक्चुअली कोई भी बॉडी का मास उसके सेंटर पे होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ठीक है, इसका जो मास होता है, ये एटम का जो मास होता है, इसका मास कहाँ होता है? इसका न्यूक्लियस में होता है। इसका मास कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस में दो ही चीज होता है, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। पहली बात, एक बॉडी में जितना भी पार्ट है, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मेरे बॉडी में मेरा बॉडी का जो मास निकलेगा तो मैं क्या हाथ को रिमूव करके मास, मतलब पूरा होल बॉडी का मास, मतलब इसमें हाँ हाथ का भी मास आएगा, सर का भी मास आएगा, खोपड़िया जो हमारा है खोपड़िया का भी मास आएगा, टांग जो है, पैरवा जो है पैरवा सबका मास आएगा। हम तो ये नहीं बोल सकते नहीं जी हमारा खाली ई जो है ना, ई पार्ट, खाली ई पार्ट का मास ही हमारा बॉडी का मास है। संभव है? नहीं है। यानी कि एक चीज में जितना चीज है वो सारा चीज उसके अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल एक डब्बा है मेरे पास, ये डब्बा में मान लेते हैं एक चिंटुआ है, एक मिंटुआ है, एक गोलुआ है। अब देखिए, अब हम ये नहीं ना बोल सकते हैं जी कि गोलुआ, चिंटुआ और मिंटुआ का ही मास इस बॉक्स का मास है। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स का जो मास है सिर्फ चिंटुआ और मिंटुआ का ही मास है, गोलुआ का मास इसमें कैलकुलेट नहीं होगा। ऐसा संभव है जी? एकदम नहीं है। तो वही मैं यहाँ बोल रहा हूं कि हम एक एटम का मास कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ मास में जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम मास नंबर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो बेचारा इधर रिवॉल्व करते रहता है उसको तो भूल जाते हैं, उसको भूलने का कारण क्या है? ये इसका मास, क्योंकि इतना तुच्छ प्राणी है ये, इतना तुच्छ है, मतलब इतना कम मास है इसका कि इसको भुलाया जा सकता है। इसको कह सकते हैं जाओ बसंती, तुमको छोड़ दिया गया। तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg कितना छोटा है? कितना छोटा है देखो, कितना छोटा है हम बताते हैं। 1837, कितना लिखे? 1837 यानी 1837। अगर आप प्रोटॉन खड़ा कर दोगे लाके, यहाँ पे लाइन लगा देता हूं मैं, क्या करता हूं? लाइन लगा देता हूं। 1837 प्रोटॉन को अगर मैं मिला दूं तो जाके तब बनेगा एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का भार क्या? एक इलेक्ट्रॉन का मास। यानी मैं बोलना चाहता हूं कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रोटॉन के 1837 टाइम होता है। 1837 टाइम होता है। यानी 1837 प्रोटॉन को आप खड़ा करोगे तब जाके एक इलेक्ट्रॉन का मास होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास होगा। इसीलिए जो मास है किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं नेग्लिगेट कर दो इसको,
इसको भुला जाओ, इसको छोड़ दो, ये बसंती को जाने दो, कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए अभी तक जो हम लोग मास कैलकुलेट कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करके ही कर रहे थे। इतना बात क्लियर हो गया, समझ में आया? हाँ, अब देखिए, अब जो मेन खेला है अब वहां से मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं कार्बन से। कार्बन है क्या है 6, इसका मास ऊपर में लिखा रहता है कपाड़ में। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ए को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जेड को रिप्रेजेंट करता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ए से मास नंबर होता है, जेड से एटॉमिक नंबर होता है। वेरी गुड। मैं बोलूंगा इसका क्या निकालू, मेरे को जेड निकाल के दिखाओ। तो आप जेड कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन करोगे प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करोगे और मुझे क्या निकाल के दे दोगे, इसका जेड का वैल्यू कुछ आएगा, आप निकाल के दे दोगे। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है। टोटल जो मास आप निकाल को दोगे, जेड जो मेरे को निकाल के दोगे वो आप दोगे 12। क्या दोगे, 12। अब बताओ, मैं बताऊं एक चीज बताओ, एक प्रोटॉन का भार जब हो रहा है ग्राम में, मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम है, और एक न्यूट्रॉन का भी भार उतना ही है। अब यहां पर सिर्फ हम नंबर ऐड कर रहे हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड कर रहे हैं। एक प्रोटॉन का भार होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो जितना नंबर है, तो मेरे पास 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन का भार कितना होना चाहिए, 6 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। जो एक्चुअल जो मीनिंग निकल रहा है कि एक्चुअली मास ऐसे कैलकुलेट होना चाहिए कि नहीं। फिर मेरे पास एक न्यूट्रॉन का भार कितना होता है, सेम होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। यानी कि अगर मेरे को क्या निकालना है, अगर मेरे को निकालना है 6 न्यूट्रॉन का भार इस केस में, तो हम क्या लिखेंगे, 6 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। लेकिन मैं यहां पे ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। पहले भी हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते थे जब मास निकालते थे, इस चीज को हम भूल गए। ये जो चीज था 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, कहां था हमको अभी तक पता ही नहीं था। तो एक्चुअली में मास तो ऐसा ऐसे कैलकुलेट होना चाहिए, जब एक प्रोटॉन का भार इतना है तो 6 प्रोटॉन का भार ऐसे निकलेगा, एक न्यूट्रॉन का भार इतना है तो 6 न्यूट्रॉन का भार ऐसे निकलेगा। यहां पर हमारे पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, यानी दोनों का भार सेम होता है, तो इसमें कम से कम मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये तो गायब है, ये तो गायब है। इसी चीज को कि ये जो चीज गायब हो गया, ये जो चीज गायब हो गया, एक्चुअल में एटॉमिक मास ऐसे निकलता। एक्चुअल में ये जो 12 था, 12 के साथ ये मल्टीप्लाई होता अभी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। यहां से पहला चीज का जन्म होता है, पहला मास का जन्म होता है, जिसको हम लोग देखेंगे, वो है जिसको हम लोग बोलते हैं आम। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आम। क्या बोलते हैं, आम। इसको बोलते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास। ये एक्चुअल एटॉमिक मास है जो अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। मैं इसका पहले फॉर्मूला लिखूंगा, बाद में डेफिनेशन समझाता हूं। ये क्या होता है, अगर आप मास नंबर में क्या करो, मास नंबर में मल्टीप्लाई कर दो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम का, तो यही होता है आपका जाके आम। क्या होता है, यही होता है आम। आम को निकालने के लिए मास नंबर में इतना मल्टीप्ली 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम करोगे तब आम निकलेगा। एक्चुअली बात तो यही है, एक्चुअल में यही होता रहा था, एक्चुअल में मास ऐसे निकला जाता, लेकिन इसीलिए इसको बोलते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास। एक्चुअली एटॉमिक मास ऐसा निकलेगा। यानी हम इसको डिफाइन करेंगे, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट in a gram is called आम। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, आम बोलेंगे। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, आम बोलेंगे। समझ में आया बात, समझ में आया बात। हाँ, अब चीज इंपॉर्टेंट यहां समझने का ये है कि हम लोग जो मास नंबर कैलकुलेट करते थे, या जिसको हम लोग अभी मास नंबर बोलते हैं या एटॉमिक मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं या एटॉमिक मास बोलते हैं। तो एटॉमिक मास हम डायरेक्ट लिखते थे 12। तो ये डायरेक्ट 12 आया कैसे, ये कैसे मान लेंगे, ये डायरेक्ट 12 को हम लोग मास, एटॉमिक मास क्यों मानते हैं, इस चीज को समझते हैं। अब देखिए, मैं बोलूं कि आप मेरे को क्या बताओ, आर्म ऑफ
कार्बन C12 बताओ। कार्बन C12 मतलब कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, ये दिखाता है इसका मास, ठीक है। जैसे कि 6, 6, ये 12 यहाँ लिख दिए, तो ये कार्बन 12 कहलाता है, ठीक है। तो कार्बन 12 का, यानी कि यहाँ जो कैलकुलेट कर रहे हैं वही सेम चीज। आम बताइए कार्बन 12 का, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम देखेंगे इसमें 6 प्रोटॉन होता है और 6 ही न्यूट्रॉन होता है, तो इसी चीज को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज से? 1.67 × 10⁻24 ग्राम से। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 × 10⁻24 ग्राम से। अब यहां पर जो मैं लिखूंगा, ये लिखूंगा 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या हो गया, इंटू 1.67 × 10⁻24 ग्राम। यही क्या हो गया? आम हो गया। क्या हो गया? आम हो गया C12 का, कार्बन 12, इसका मास क्या है? 12 है, ये हो गया। अब एक चीज मैं सिखाता हूं यहाँ पे, जो मजेदार चीज है कि मैं जो 12 लिखते थे, जैसे कि 6, ये 12 क्यों लिखा हुआ? ये वैल्यू कहाँ गया? मैं एक चीज बताता हूँ। ये जो चीज है 1.67 × 10⁻24 ग्राम, ये एक चीज का बराबर होता है जिसको बोलते हैं, ये 1 AMU का बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक AMU, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। इतना समझ लो कि ये वैल्यू 1 AMU के बराबर होता है। मान के चलिए कि 1 AMU के बराबर होता है। इसी चीज को हम लोग 1 डाल्टन बोलते हैं। डाल्टन का क्लेश है ये एटम। इसी को हम लोग 1 यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। इसी चीज का नाम है, लेकिन हमेशा हमको काम आएगा 1 AMU। 1 AMU का मतलब अगर पूछा जाए कि 1 AMU किसके बराबर होता है, तो 1 AMU 1.67 × 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। यही चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इतना चीज कि 1 AMU 1.67 × 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। इतना बात आपको क्लियर रखेंगे। इसी जगह में मैं क्या करूं, 12 × 1 AMU कर देता हूं, तो ये क्या बन गया? 12 AMU। अभी तक जो हम लिखते आ रहे थे वो यही चीज लिखते आ रहे थे, डायरेक्ट 12। क्यों? पीरियोडिक टेबल में यूनिट नहीं दिया रहता है। पीरियोडिक टेबल में कपड़वा में यूनिट दिया रहता है जी। हम क्या लिखे हुए हैं? जैसे कि हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का 1123 ऊपरवा में दे दिया, इसके साथ यूनिट फिनिट नहीं देता है, यूनिट फिनिट नहीं देता है। एक्चुअली में ये हुआ 12 AMU। यही चीज अभी तक हम लोग कैलकुलेट करते आ रहे थे, यही चीज हम लोग अभी तक कैलकुलेट करते आ रहे थे। अगर आपको आम पूछा, पहला मास हमने निकाला है आम, ये पहला मास है। एक्चुअल एटॉमिक मास कैसे होगा? सोचिए, आप खुद सोचिए कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का भार जब एक स्पेसिफिक वजन होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक आलू है, एक आलू का जब भार है, एक आलू का भार 4 ग्राम है, हमारे पास 10 आलू है, तो हम क्या सीधा 10 नंबर लिख देंगे जी? 10 हो गया उसका मास? नहीं, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो वही तो एक्चुअल मास होगा ना जी। तो एक्चुअल मास होने के लिए हमको याद रखना है कि जितना प्रोटॉन का भार होता है उतना ही न्यूट्रॉन का भार होता है, यानी उस भार से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। इतना बात क्लियर हो गया? मस्त चकाचक तरीके से, ठीक है। अब आगे बढ़ते। अब दूसरा तरह का जो मास है उसको मैं यहीं बगल में समझा देता हूं, क्योंकि वो जो है एक्चुअल में उस मास का फील जो आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आएगा। जो दूसरा मास है यहाँ पे, दूसरा टाइप का मास है, उसको हम लोग बोलते हैं राम। क्या बोलते हैं? राम। इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। अब बताइए रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेट करके, किसी से कंपेयर करके। आई एम शॉर्टर, क्या ये स्टेटमेंट सही है? एकदम गलत है, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूं। अगर कंपेयर कर रहा हूं तो दूसरा भी बंदा होना चाहिए। आई एम शॉर्टर देन माई ब्रदर, ऐसा कहने से क्या होता है? कंपैरिजन का फील होता है, रिलेटिविटी का फील होता है कि हाँ, उसके कंपेयर में छोटा हूं। मैं किसके कंपेयर में छोटा हूं? मैं छोटा हूं, कैसे मान लूं मैं छोटा हूं? तो छोटा होने के लिए एक कंपैरिजन चाहिए, तो वो कंपैरिजन है राम। एक्चुअली राम क्या होता है? मास नंबर होता है। राम क्या होता है? मास नंबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप राम निकालो, तो राम जो होता है वो मास नंबर होता है। राम क्या होता है? राम एक्चुअली में मास नंबर होता है, जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। मतलब ये रिलेट करता है कोई चीजों को। मैं बताता हूं, जैसे मैं वेट से रिलेटेड, आपको वेट से रिलेटेड चीज बताता हूं। मान लीजिए ये कोई ए है, ठीक है, ये ए है, ये 20 kg का है, ठीक है। ये बी है, ये 80 kg का है, और ये
ये C है, ठीक है, ये मान लेते हैं 100 kg का है, ठीक है। अब देखिए B के कंपैरिजन में A 40 kg कम है, A के कंपैरिजन में B 60 kg 60 kg यहाँ होगा, सॉरी 60 kg। तो B के कंपैरिजन में A 60 kg कम है, यानी कि B जो है A से 60 kg ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे देखो B छोटा हो गया, C के कंपैरिजन में कितना 20 kg कम हो गया, 20 kg कम हो गया। C के कंपैरिजन में B क्या हो गया 20 kg कम हो गया। तो कंपेयर करके बताते हैं, क्या करके बताते हैं, कंपेयर करके बताते हैं। कंपेयर करके जो जब हम मास कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें याद रखने वाला कि ये कि रेफरेंस है, मास कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस ऑफ एलिमेंट को लेके कैलकुलेट किया जाने वाला मास है। ये क्या है, रेफरेंस को लेकर हम लोग मास कैलकुलेट करते हैं। यानी ये जो मास है ये स्केल ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, स्केल ऑफ रेफरेंस पर, कि किसके रेफरेंस में हम लोग मास को, मतलब किसके रेफरेंस में हम इस मास को कैलकुलेट करना चाहते हैं। दूसरा चीज, ये चीज होता है वेरिएबल, क्योंकि ये क्या करता है, डिपेंड करता है किसी न किसी चीज पे, क्योंकि ये स्केल ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, ये स्केल ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, किसी के रेफरेंस में बता रहे हैं, इसीलिए ये वेरिएबल है। इसी केस में अगर आम को देखे आप, ये एक कांस्टेंट है, क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट है। क्योंकि देखो ये कांस्टेंट है, क्यों है, क्योंकि देखो यहां पर प्रोटॉन का भी भार कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, और न्यूट्रॉन का भी भार फिक्स्ड है, इसीलिए ये आम जो निकलेगा वो कांस्टेंट है। इतना बात क्लियर हुआ, आम जो निकलेगा वो एक कांस्टेंट है। समझ में आया बात। एक एमयू इतना बराबर के बराबर होता है। एक एमयू को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप डिफाइन करो, क्या करो, आप डिफाइन करो, इसको डिफाइन करो, एक एमयू को डिफाइन करो। तो एक एमयू क्या हुआ, एक एमयू क्या है, 1/12 पार्ट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। सीधा हम बोल सकते हैं कि 1/12 पार्ट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन का 1/12 पार्ट है, एटॉमिक मास कार्बन का 1/12 पार्ट है कि नहीं। एक एमयू क्या है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, तो 1/12 पार्ट। अब देखो 12 × 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये क्या होता है, ये क्या होता है, C कार्बन 12 का मास होता है। हम बोले इसका 1/12 पार्ट, यानी कि इसको 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 खत्म, यानी कि जो एक AMU आएगा, एक्चुअली में जो एक AMU आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। ये हुआ एक AMU, ये क्या हुआ, एक AMU। इतना बात क्लियर हो गया। एक मास आपको समझ में आया, आम एक्चुअल एटॉमिक मास है। दूसरा मास क्या है हमारे पास, राम, रिलेट करके इसका फील आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसका फील कहां आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में इसका फील आएगा आपको। समझ में आया बात। हाँ, अब जो थर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो है हमारे पास मास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहां एक क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा, देखिए एक है गाम, अब क्या है, गाम, इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब बताइए, अभी तक जो हमने आम निकाला, या अभी तक में जो हमने राम पे खेल किया, यानी आम और राम के बारे में चर्चा किया, ये दोनों का दोनों एटम्स का है। क्या खेल है, एटम्स का। एटम्स का मास को रिप्रेजेंट करता है, एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाल के लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आम और राम एटम्स के मास को रिप्रेजेंट कर रहा था। कार्बन एटम था, कार्बन
एटम था। अगर हम मुझे सोडियम का निकालते तो सोडियम भी एक एटम है। सोडियम का भी मास, अगर आम बात हो रहा है या राम की बात कर रहे हैं तो एटम्स के मास का ही बात होगा। आम और राम में एटम का ही मास का बात होता है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, नोट डाल के इसको लिखिए। समझ में आया बात? अब देखते हैं गाम। गाम यानी ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, सबसे प्रथम बात ये मोल के लिए होता है। ये मोल एटम्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है। मोल एटम्स के लिए, वो सिर्फ एटम्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है। सिंगुलर एटम, सिंगल एटम, एक एटम के लिए कैलकुलेट करते हैं। इसको मोल एटम्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, मोल एटम्स। अब यहां पर जो बला आया वो बला है मोल, कि सर मोल क्या होता है, मोल क्या होता है। मैं अब पूछता हूं आपसे कि एक डजन बराबर क्या? 12 एनीथिंग, 12 एनीथिंग। अगर मैं बात करूं एक डजन एक के बारे में, एक डजन एक यानी कि एक डजन एक मतलब 12 एक। कितना? 12 एक। मैं बोलूं एक डजन साइकिल, मैं क्या बोलूं? एक डजन साइकिल मतलब 12 साइकिल। मैं बोलूं एक डजन बुक, एक डजन बुक यानी कि 12 बुक्स, 12 बुक की बात हो रही है। तो एक डजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अंडा को रिप्रेजेंट कर रहा नहीं, एक डजन इस नंबर 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक डजन इस नंबर 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक डजन इस नंबर 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार एक मोल 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये एक नंबर है। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये एक नंबर है। इस नंबर का एक स्पेसिफिक नेम है। इस नंबर को एक स्पेसिफिक नेम से, नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं अवोगाद्रो। क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो नंबर। इसको क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो नंबर। इसका सिंबल होता है एन और इसके साथ बड़का वाला ए निकला है ऐसे करके, नीचे में करके। ठीक है, एक मोल के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर है, उस स्पेसिफिक नंबर का एक नेमिंग है, नामकरण है अवोगाद्रो नंबर, जिसका वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इतना क्लियर हो गया? यानी ये एक मोल का वैल्यू है। मैं पूछूंगा एक मोल, अगर यहां पे मैं लिखता हूं एक मोल एटम्स, एक मोल एटम्स कहने का मतलब है, एक मोल एटम्स कहने का मतलब है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स की बात हो रही है। इतना एटम्स का बात कर रहे हैं। कितना? इतना एटम्स का बात हम लोग कर रहे हैं। समझ में आया बात? इतना एटम्स की चर्चा होगी, इतना एटम से हम काम करेंगे। ठीक है, एक मोल का मतलब समझ में आया यहां पे? हाँ, मैं बोलूं कि गाम क्या है? गाम क्या है? गाम को अगर डिफाइन किया जाए तो ये क्या है? मास ऑफ वन मोल एटम, मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम इज कॉल्ड गाम। इसी को हम लोग गाम बोलेंगे। अगर हमको एक मोल एटम का मास चाहिए, अगर वो मास ग्राम में है तो उसको हम लोग गाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम लोग गाम बोलेंगे। इतना बात क्लियर हो गया? इतना बात क्लियर हो गया? जैसे हम लोग एक एटम का जो मास निकालते थे, एक एटम का मास हम लोग कैसे निकालते थे? एक एटम का मास निकालने के लिए उसका मास नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता था 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम से। मैं पूछूं, इसी जगह पे मैं लिख दूं कि एक मोल एटम है मेरे पास, एक मोल एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, ये एक एटम का मास हो गया। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.02, ये क्या यूनिट आएगा इसके साथ? क्या ये सोच रहे हैं क्या यूनिट आएगा इसके साथ? क्या नहीं जी, ये नंबर है, स्पेसिफिक नंबर, भूल मत कीजिए, ये एक स्पेसिफिक नंबर है बबुआ। समझ में आया बात? हाँ, ये इतना होगा। क्लियर है?
ये इतना होगा। या तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल एटम का जो भार है वो आम, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग अभी तक क्या कैलकुलेट कर रहे थे, आम बोल रहे थे कि आम इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 है कि नहीं। अभी खत्म नहीं हुआ खेल, अभी सूझिए। 1 मोल एटम को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, जरा सा बताइएगा। 1 मोल एटम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक रिलेशन इसके लिए आपको जानना होगा। अगर देखो 1.67 इंटू 10⁻24 को मल्टीप्लाई किया जाए 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर आता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो सकता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि 1.67 इंटू 10⁻24 इक्वल टू 1 बाई इस चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं Na, यानी ये जो वैल्यू हमारे पास है, इस वैल्यू को मैं ऐसा यहां पर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं कि आप इसको करो क्या, मास नंबर इंटू 1 बाई Na कर दो, क्या कर दो, Na का मतलब ये नंबर को Na बोलते हैं। ये दोनों का रिलेशन अभी आपको मैंने बताया। इंटू इस चीज को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, Na लिख सकते हैं। Na से Na कट गया, लेकिन ग्राम यहां बचा हुआ है। तो 1 मोल एटम का भार, 1 मोल एटम का भार अगर मास नंबर जो भी है, मास नंबर, और इसी मास नंबर को हमने सीखा राम बोलते हैं, इसी मास नंबर को हम लोग राम बोलते हैं। तो राम इंटू राम को अगर ग्राम में लिखा जाए तो वो 1 मोल एटम का भार होता है, यानी वो गाम होता है। वो क्या होता है, गाम होता है। गाम में तो 1 मोल एटम का भार होता है। 1 मोल लेके मैंने इसलिए चला क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए, गाम मैं लिखता कंफ्यूजन हो जाता। मैं यहां लिखूंगा कि 1 मोल एटम का मतलब क्या, 1 मोल एटम का मतलब क्या, 1 मोल एटम का मतलब गाम, 1 मोल एटम का मतलब गाम। तो गाम क्या होता है, गाम क्या होता है, गाम क्या होता है, राम को अगर ग्राम में लिखा जाए, राम को अगर ग्राम में लिखा जाए तो वो क्या होता है, गाम। अब मैं वो यहाँ मस्त ट्रिक आपको बताता हूं। मस्त ट्रिक ये है भैया, मस्त ट्रिक ये है, मस्त ट्रिक यहां पर ये है कि चुपचाप जहां आपको मास नंबर पता है, अगर आपको मास नंबर पता है तो आपको अगर एक एटम का मास को ही मास नंबर बोलते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सोडियम, इसका मास नंबर 23 है, यानी कि इसका मास नंबर कितना हो गया, 23। एक एटम का भार इतना है। तो आप बताइए कि 1 मोल Na का भार कितना होगा। तो 1 मोल Na का भार में कुछ नहीं करना है, ये 23 में सिर्फ आप ग्राम लगा दोगे तो 1 मोल एटम का भार हो गया। तो एक एटम से 1 मोल एटम के भार में डिफरेंस किस चीज का है, सिर्फ ग्राम का है। एक एटम में ग्राम नहीं लगा रहेगा। एक एटम, अगर किसी भी चीज का एटम की बात हो रही है तो उसमें ग्राम नहीं लगा होगा। अगर वही चीज में ग्राम लगा दिया जाए तो वो गाम हो जाता है। वो क्या हो जाता है, 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। एक एटम का भार में कभी भी आपको ये ग्राम लिखा हुआ नहीं दिखेगा। अगर 1 मोल एटम की बात कर ले, 1 मोल एटम की बात कर ले तो उसमें ये ग्राम लगा हुआ दिखेगा आपको। तो अगर ग्राम दिख रहा है, मैं बोलूं 12 ग्राम, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 12 एक एटम कार्बन से का बात हो रहा है क्योंकि कार्बन का ही मास 12 होता है। ये 12 ग्राम मतलब 1 मोल कार्बन की बात हो रही है। ये एक ट्रिक है, ये सोचने की शक्ति को बढ़ाइए आप। समझ में आया। ये 3 तरह का मास है, आम, राम और गाम। आम, राम और गाम। ये पूरे चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट में आपको काम आएगा गाम। क्या काम आएगा, मोल, क्योंकि मोल से खेलेंगे तो मोल में गाम काम आएगा। तो गाम क्या होता है, अगर राम क्या होता है, मास नंबर होता है। अगर मास नंबर के साथ ग्राम लगा दिया जाए तो वही होता है आपका क्या, वही क्या होता है आपका गाम। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क ये रहा कि आपको होमवर्क कर क्या आना, मतलब होमवर्क कर क्या आना मैं तो देख सकता नहीं हूं, लेकिन आप घर में ट्राई करो। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी एलिमेंट्स आप ले सकते हो। इसका आप आम निकाल के आओ, आप इसका गाम निकाल के आओ, आप इसका राम निकाल के आओ। तीनों चीज निकालो, आम, गाम, राम सब निकाल के आओ उसका, ठीक है। तो जितना आप मास का कैलकुलेट करोगे, जितना आप एटम्स का, एलिमेंट का कैलकुलेट करोगे, उतना ही आपको आम, राम और गाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।